बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 17, वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक नेम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस टॉपिक को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। हमारा एक्सरसाइज का 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 5 इयर्स देखें लास्ट, तो उसमें से ये अक्सर में ये रिपीटेड है क्वेश्चन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सॉलिड्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने कहा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बुनियाद पे सॉलिड्स को तीन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, इसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से भी सॉलिड्स को तीन ग्रुप्स में ही तकसीम किया जाता है। कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बनेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हिस्टैरिसीस लूप, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा चैप्टर का और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद रखेंगे फ्रॉम स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी से, इसके मुताले से, ये हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14 और 15 में। इट इज पॉसिबल, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को पढ़ा, इसके मुताले से, इसको स्टडी करने से ये मुमकिन हुआ टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि हम जितने भी मटेरियल्स हैं, सॉलिड्स हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जो ओरिजिन्स हैं, उनकी बुनियाद है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनकी आती कहां से हैं, उसके बारे में समझना और इस चीज को तलाश करना, ट्रेस करना, ये मुमकिन हो चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड इज सिमिलर टू लॉन्ग बार मैग्नेट। ये आपके पास सामने एक बार मैग्नेट है, इसको लॉन्ग बार मैग्नेट का नाम हम देते हैं। वर्टिकली है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, जिसके अंदर दो पोल्स हैं। बार मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब स्टूडेंट्स याद रखना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ मुड़ जाती है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा था कि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं। इस लिहाज से आपने ये बात भी याद रखनी है कि बार मैग्नेट्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये एन नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल की तरफ होती हैं, इनकी डायरेक्शन। तो एक तो ये आपने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनोइड की है वो उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिस तरह के आप एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पर करते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल लूप, और अगर आप कोई एक सिंगल लूप ले लें, जिस तरह से हमने वहां पे डिस्कस किया एम्पियर्स लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 14 में, और उसके बाद हमने वहां पे डिस्कस किया फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, हमने एक लूप लिया जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। तो इस लिहाज से अगर आप एक सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो स्टूडेंट्स किसकी मैग्नेटिक फील्ड की तरह होती है? टू दी शॉर्ट बार मैग्नेट। ये आपने एज एन एमसीक्यू याद रखना, शॉर्ट बार मैग्नेट और सिंगल लूप, इनकी मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होगी। लॉन्ग बार मैग्नेट और लॉन्ग सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये सिमिलर होगी। एम्पेयर्स व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, एम्पेयर्स का जो व्यू था, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में वो क्या है? ये यहाँ पे ये लॉन्ग बार मैग्नेट है और ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो कि इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, ये शॉर्ट मैग्नेट है, शॉर्ट बार मैग्नेट। ये लॉन्ग बार मैग्नेट, लॉन्ग बार मैग्नेट वर्टिकली नॉर्थ और साउथ होता है और इसके अंदर लेफ्ट टू राइट आपने देखना है नॉर्थ और साउथ। तो एम्पियर्स के मुताबिक कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आर ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। इसने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये
सर्कुलेटिंग करंट, करंट के सर्कल के अंदर मूव करने की वजह से होती है। यह करंट जब सर्कुलेट करता है किसी भी सर्किट के अंदर तो उस दौरान भी पैदा होती है। बट इट वाज नॉट फेवरेबल, लेकिन इसकी जो बात थी सर्कुलेटिंग ऑफ करंट वाली, करंट सर्कुलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इसको फेवर ना मिली। इसके अपने ही दौरे जो इसकी ये जो थी एफर्ट्स, इसकी अपने ही दौर में अपने ही टाइम पीरियड के अंदर इसको ये फेवरेबल ना मिली, इसी ने इसकी बात पे दिलचस्पी ना ली। ड्यू टू अननोन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि तब जब इसने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था उस वक्त एटम का स्ट्रक्चर जो है वो अननोन था, मालूम भी नहीं था, किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया था। लेटर ऑन बाद में जब ये एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हुआ तो उसके बाद इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसको उन्होंने बेसिकली कहा कि ये करेक्ट है, बुनियादी तौर पे जिसने बात की थी ये ठीक है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिज्म होता है मकनातीस, इसकी बुनियाद क्या है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स याद रखना है जितने भी सब्सटेंस हैं तमाम के अंदर मैग्नेटिज्म पाया जाता है। इसकी वजह से दो बातों की वजह से, ड्यू टू देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। एक होती है स्पिन मोशन, स्पिन मोशन होती है जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के विरुद्ध घूमता है, और ऑर्बिटल मोशन होती है जब कोई बॉडी एक ऑर्बिट बना के उस ऑर्बिट में मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उस दौरान उसकी मोशन ऑर्बिटल होती है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी दो किस्म की होगी, एक उसकी सर्कुल स्पिन और दूसरी ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इन दो मोशंस के सम की वजह से जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब के अंदर मैग्नेटिज्म पाया जाता है। वो एक अलग बात है, कुछ के अंदर कम होता है, कुछ के अंदर होता ही नहीं। मोशन लाजमी होती है ऑर्बिटल और ये स्पिन की, कहीं पे सपोर्ट कर रही होती है एक दूसरे को वीकली, कहीं पे स्ट्रांगली, कहीं पे एक दूसरे के इफेक्ट को भी कैंसिल कर देती है। तो इसमें एक टर्म हम यूज करते होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? एन एटम इन व्हिच, एक ऐसा एटम जिसके अंदर देयर इज अ रिजल्टेंट फील्ड बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है तो हमने पढ़ा ये किस किस की वजह से होती है? ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की वजह से और एक स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप देखें मैग्नेट, ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था एम्पियर्स का, ये भी तो ये बताता है कि सर्कुलेटिंग करंट, अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट पैदा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये सब्सटेंसेस के अंदर दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। तो इस तरह से फिर दो जो मैग्नेटिक फील्ड्स आती हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो फिर उस दौरान लाइट करता है वो सब्सटेंस टीनी मैग्नेट के तौर पे, और इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देते हैं। टीनी मैग्नेट का के तौर पे जब काम करेगा तो उस दौरान फिर उसमें नॉर्थ और साउथ हो गए, तो इस लिहाज से ये डाइपोल बनाता है। तो टाइप मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की याद रखना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी डिवाइड किया जाता है तीन ग्रुप्स के अंदर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द सब्सटेंसेस इन व्हिच, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो पैदा होती हैं बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इस दौरान ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और एटम जो है जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही थी वो एटम फिर किस तरह का बिहेव करता है? टीनी मैग्नेट, छोटे से मैग्नेट का बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लैटिनम एंड मैग्नीज etc। इस तरह नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इसकी ग्रुप जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बिटवीन एटम, एटम के अंदर परमानेंट मैग्नेट बनता ही नहीं है। और इस वजह से हम एग्जांपल देते हैं कॉपर, बिस्मथ, antimony and atoms of water, these all the
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन नंबर थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसमें तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो फील्ड्स पैदा करती है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से टी मैग्नेट का बिहेव करता है सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में सपोर्ट करती नहीं, कैंसिल कर देती है, और फेरोमैग्नेटिक में सपोर्ट करती है और इतनी ज्यादा करती है, स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। The substances in which atoms cooperate with each other and behaves as a strong magnet. इसके अंदर ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे के साथ इस तरह का ये करती हैं सपोर्ट एक दूसरे को कि जो एटम्स होते हैं वो फिर बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पर, क्योंकि स्ट्रांगली वहां पे कोऑपरेशन हो रही होती है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से पैदा होने वाली फील्ड्स के जरिए। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड निको etc are the ferromagnetic substances. इसके बाद एक टर्म यूज की जाती है डोमेन्स। जितने भी मैग्नेटाइज्ड रीजन्स होते हैं छोटे छोटे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। तो फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटाइज्ड रीजन होते हैं जो मैग्नेटाइज हो चुके होते हैं, उन तमाम रीजन्स को हम डोमेन्स का नाम देते हैं। डोमेन्स के जो रीजन है ये अगर आप देखें साइज के लिहाज से कितने होते हैं, इस तरह का होता है मैक्रोस्कोपिक, पहली बात ये माइक्रो नहीं होता, माइक्रो इंतहाई छोटे, मैक्रो बड़े लेवल के होते हैं और इनका ऑर्डर कितना होता है मिलीमीटर तक या फिर इससे लेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसका ऑर्डर जो है डोमेन्स का याद रखेंगे, अक्सर ये एमसीक्यू में भी डोमेन्स पूछी जाती है। नेक्स्ट वन है बट लार्ज इनफ, ये तो था इनका ऑर्डर इतना मिलीमीटर या इससे कम, लेकिन जो साइज है इनका ये कॉन्टेक्ट करते हैं 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 16 एटम, इतना बड़ा लार्ज साइज होता है। डोमेन्स इन सॉफ्ट मैग्नेट और डोमेन्स इन हार्ड मैग्नेट। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है सॉफ्ट मैग्नेट कौन से होते हैं और हार्ड मैग्नेट कौन से होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटाइज करें और फिर डीमैग्नेटाइज करें तो वो फौरन क्विकली हो जाए, उस दौरान इनकी जो डोमेन्स होती हैं सॉफ्ट मैग्नेट के अंदर वो इजीली ओरिएंटेड भी हो जाती है, बनती भी है और इजीली रिमूव भी हो जाती है कब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने अच्छे तरीके से याद भी रखना है। सॉफ्ट मैग्नेट की एग्जांपल क्या है आयरन, और इसकी जो डोमेन्स होती हैं वो इजीली आसानी के साथ ओरिएंटेड भी हो जाती है, मतलब बन भी जाती हैं, मैग्नेटाइज भी हो जाता है और ये इजीली रिमूव जब हम करते हैं उस दौरान ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। इसकी वजह से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या रिमूव करते हैं। डोमेन्स इन हार्ड मैग्नेट, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना चाहिए हार्ड मैग्नेट क्या होता है। स्टील जो है ये गुड एग्जांपल है हार्ड मैग्नेट की। स्टील इज अ हार्ड मैग्नेट, इट्स डोमेन्स कैन नॉट इजीली ओरिएंटेड। पहली बात तो ये है कि स्टील जो है जब हार्ड मैग्नेट है तो इसकी जो डोमेन्स होती हैं, जो रीजन्स होते हैं मैग्नेटाइज्ड, ये आसानी से नहीं होते, काफी देर के बाद मैग्नेटाइज होते हैं, और जब ये एक बार मैग्नेटाइज हो जाती हैं तो फिर ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है, ये रिमूव नहीं करवा सकते आप, बेशक मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी कर दें उसके बाद इसकी जो मैग्नेटिज्म है इफेक्ट है मैग्नेटिक वो रहता है। इफ वंस ओरिएंटेड, अगर एक बार इनको ओरिएंटेड कर दें, इनको बना दें, देन नॉट रिमेन देयर पोजीशन, बल्कि ये अपनी पोजीशन पे रहते हैं, नॉट रिमूव भी नहीं होते। हाँ टेम्परेचर का बड़ा फर्क होता है इनके ऊपर जो इफेक्ट है टेम्परेचर का डोमेन्स के ऊपर वो रहता है। तो डोमेन्स हैज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन डोमेन, डोमेन के ऊपर टेम्परेचर का काफी असर होता है। दीज आर डिस्टर्ब्ड, इन डोमेन्स को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। एक होता है क्यूबी टेम्परेचर, फिर वो कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वजह से आप डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक की चेंज करते हैं, वो होता है क्यूबी टेम्परेचर। क्यूबी टेम्परेचर को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, द टेम्परेचर अबव व्हिच, ये वो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाती हैं, मतलब तीन मैग्नेट के तौर पर बिहेव करते हैं, खत्म नहीं होते। क्यूबी टेम्परेचर कहलाता है। क्यूबी टेम्परेचर ऑफ आयरन स्टूडेंट्स याद रखना है के तौर पे 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 17.10, 10वां शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 का, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गिव देयर एग्जांपल्स। तो ये आपने एज इनको डिफाइन कर देना है, साथ एग्जांपल दे देनी है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17.10 जो है ये भी एंड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल है 17.2। डाटा इसमें कहते हैं कि आपके पास एक कॉपर वायर है, आप उसको एक फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं। उस कॉपर वायर की जो लेंथ है ओरिजिनल वो है 1 मीटर। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आ जाता है, जिसको हम डेल एल चेंज लेंथ का नाम देंगे 20 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। और इस तरह जब आप 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास 0.20 मीटर आ जाएगा। पूछते ये हैं कि इस कॉपर वायर के अंदर जो चेंज आई, ये स्ट्रेन पैदा हुई। आप टेंसाइल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अंदर जो चेंज है इसको आप फाइंड आउट करें, ई स्ट्रेन। और फिर इसी जो इलांगेशन हुई है, ये जो इजाफा हुआ है, इसको परसेंटेज में भी बताएं। नो इशू, हम टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन हम पढ़ चुके हैं, डेल एल ओवर एल मतलब चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। 0.20 डिवाइड बाय 1.0, तो ये आंसर ऐसे ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी क्योंकि नीचे 1 है, जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वो एज वैल्यू होती है 0. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब हमने क्या करना है, ये एक आंसर है। वो कहते हैं कि दूसरे नंबर पे आप परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड आउट करें, मतलब इसी वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 20% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17.2 भी खत्म हुआ। ये दो आंसर है हमारे पास, एक टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा इलोंगेशन परसेंटेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह।